Welcome to OL Expert. This is your history class and we are going to continue the chapter Pastoralist in the Modern World, and today's topic is colonial rule and pastoral life. क्योंकि जब कॉलोनियल रूल था बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में, तो यहाँ के जो पैस्चरल्स थे यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स पे कम्युनिटीज डिपेंडेंट थी, उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने जो रूल्स बनाए थे उसका क्या इफेक्ट पड़ा था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैस्टोरलिस्ट पे, वो देखेंगे हम। ओके, और उनकी लाइफ को सीधे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कैसे उन्होंने सर्वाइव कर रहे थे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे क्या पड़ा था। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली. Their grazing ground shrank, their movements were regulated, and the revenue they had to pay increased. The colonial state wanted to transform all grazing lands into cultivated farms. क्योंकि जब कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम पे क्या था, फॉरेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बनाए थे और साथ में उन्होंने पैस्टोरलिस्ट जो थे उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए थे। तो ड्रास्टिक चेंज आया था पैस्टोरलिस्ट पे, उनकी जो लाइफ थी टोटली ट्रांसफॉर्म हुई थी और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। उनने क्या किया था, कॉलोनियल रूल के टाइम पे जितने भी पैस्टोरल्स लैंड थे यानी कि ग्रेजिंग के लैंड थे उसको कन्वर्ट कर दिया था कल्टिवेटेड लैंड्स पे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं वो एज अ वेस्ट लैंड है। ओके, क्या किया था इसी चीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे किया था, कौन से रूल्स बनाए थे और कौन से इम्प्लीमेंटेड हुए थे जिनकी वजह से जो पैस्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हुई थी। क्योंकि जो ग्रेजिंग लैंड्स थे उसी की वजह से उनका जो एरिया था वो भी कम हो गया था, डिक्रीज हो गया था और कल्टिवेटेड लैंड एरियाज का एक्सपेंशन हुआ था, उसको एक्सपैंड किया जा रहा था। फाइन। Their agriculture stock declined and their trades and crafts were adversely affected. क्योंकि जो पास्टोरलिस्ट थे वो मैक्सिमम क्या था, ये जो कम्युनिटीज होती थी वो सिर्फ अपने हर्डिंग तो करते थे, अपने ग्रेजिंग करवाते थे अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की, और जो भी प्रोडक्ट्स आता था उनका, जो भी प्रोडक्ट उनके एनिमल्स से होता था उसका वो ट्रेडिंग करते थे। साथ में ये लोग, इनकी जो फैमिलीज थी ये किसी ना किसी क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी और उसको भी सेल आउट करती थी यानी कि उसकी भी वैल्यू लेते थे, और यही इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जिसके थ्रू जिस पे डिपेंडेंट होती थी इनकी द होल लाइफ। और जब पैस्टोरल्स की अपनी लाइफ अफेक्टेड हुई, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉलोनियल रूल ने बनाए, जब उनकी लाइफ अफेक्टेड हुई तो ऑब्वियस बात है कि जो ट्रेड था उनका, जो ट्रेडिंग करते थे वो, जो क्राफ्टमैन करते थे वो सब, उसकी लाइफ भी उनके भी पर भी असर पड़ा यानी कि उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट क्या था, जो फर्स्ट रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टिवेटेड फॉर्म्स। कि जितने भी जो भी इनके जो ग्रेजिंग लैंड्स थे जिसपे अपने पैस्चर्स थे यानी कि एनिमल्स की ग्रेजिंग कराते थे, क्योंकि इनके पास सिर्फ हर्ड्स थे। पैस्टोरलिस्ट की मतलब ही है कि उनके पास सिर्फ क्या हर्डर्स थे, उनके पास सिर्फ हर्ड्स थे और उन्हीं पे उनकी लाइफ डिपेंडेंट होती थी। तो उन्होंने उनकी जो ग्रेजिंग लैंड को उसको कन्वर्ट किस में किया, कल्टिवेटेड फॉर्म्स में कर दिया। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इट्स फाइनेंस। By expanding cultivation, it could increase its revenue collection. क्योंकि अब जो गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल रूल थी, उन्होंने क्या कहते हैं, रेवेन्यू का कलेक्शन स्टार्ट किया था। जब ग्रेजिंग लैंड था तो ऑब्वियस बात है कि उसका रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता था, बट जब एग्रीकल्चर लैंड हुआ यानी कि कल्टीवेशन उस लैंड पे हो गया, वो अब कल्टीवेटेड एरियाज में आ गए, तो उसका रेवेन्यू अब ये टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था स्टेट ने यानी कि गवर्नमेंट ने। और ये क्या एक्सपैंड कर रहा था, इसी वजह से एक्सपेंशन चाह रहे थे कल्टीवेशन का यानी कल्टीवेटेड लैंड का। जितना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा कल्टीवेटेड एरिया, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इनके रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगी। It could at the same time produce more jute, cotton, wheat and other agricultural produce that were required in England. कि हम इस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में, और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं
कि जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाए थे कॉलोनियल रूलर्स ने, वो हमारे यानी कि इंडियंस के बेनिफिशियल उसमें नहीं थे। इंडियन की इम्पोर्टेंस देख के नहीं की गई थी, यानी कि इनको इनकी भलाई हो या इनके फायदे की चीज़ों हो, इनका डेवलपमेंट हो, ये सोच के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए थे। मैक्सिमम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे उसका मेन एम ही यही था कि जो कॉलोनियल रूल था, ऑब्वियस बात हो, तो हमारे यहाँ कौन सी थी कॉलोनी? ब्रिटिश की थी। तो ब्रिटेन को एनरिच करने के लिए, यानी कि यहाँ का जो प्रोडक्शन होता था, जो प्रोड्यूस होता था, वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन को। तो वहाँ जिस भी क्रॉप की डिमांड होती थी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कल्टीवेशन होता था। इसीलिए ग्रेजिंग लैंड को श्रंक डाउन किया गया और उसका एक्सपैंड किया गया कल्टीवेशन लैंड का, यानी कल्टीवेटेड एरियाज का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कौन कौन सी क्रॉप्स चाहिए थी? हमें वीट भी चाहिए थी, हमें कॉटन भी चाहिए था, हमें जूट भी चाहिए था। ये सब क्रॉप्स की डिमांड थी ब्रिटेन में उस टाइम। तो प्रोडक्शन कहाँ होना था? वहाँ पे इतनी रिसोर्स एरिया नहीं थे, ब्रिटेन में इतनी रिसोर्स एरिया नहीं थे, यहाँ पे रिसोर्स एरिया था। तो यहाँ से प्रोडक्शन होता था इन क्रॉप्स का और उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। दैट्स वाई उनको कल्टीवेटेड लैंड का एरिया एक्सपैंड करना था, क्योंकि वहाँ पे इसकी इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा थी। उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से ड्रेन आउट किया जा रहा था। To colonial officials, all uncultivated land appeared to be unproductive. It produced neither revenue nor agriculture produce. It was seen as wasteland that needed to be brought under cultivation. ये जितने भी जो ग्रेजिंग लैंड्स थे, कॉलोनियल जो ऑफिशियल्स थे, उन्हीं ने जो क्या रूल्स बनाया था कि जितने भी ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है उसको एज अ वेस्ट लैंड का नाम दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई प्रोडक्शन, ये कोई प्रोडक्टिव एरिया नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव लैंड है जहाँ से हम रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। दैट्स वाई उन्होंने कहा नहीं, हमें वेस्ट लैंड को प्रोडक्टिव बनाना है, यानी कि जो लैंड का पीस वेस्ट है, यूजलेस पड़ा हुआ है, उसको हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, उसको अब हम कल्टीवेटेड लैंड के एरिया में ले आएंगे। जब उस पर कल्टीवेशन होगा तो हमें उससे रेवेन्यू मिलेगी, यानी कि उससे हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं। दैट्स वाई जितने भी अनप्रोडक्टिव लैंड थे उनके अकॉर्डिंग जो वेस्ट लैंड थे उनको उन्होंने क्या किया? कन्वर्ट किया किसमें? कल्टीवेटेड लैंड में, जहां से प्रोडक्शन, क्रॉप्स का प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सके। एक्सपेंशन इसी वजह से किया। From the mid-19th century, wasteland rules were enacted in various parts of the country. By these rules, uncultivated lands were taken over and given to select individuals. अब ये स्टार्ट हो चुका था कॉलोनियल रूल के टाइम में। मिड 19th सेंचुरी तक की जितने भी वेस्ट लैंड थे उन सब को क्या कर दिया? जितने भी अलग अलग, क्योंकि इंडिया हमारा वास्ट कंट्री था पहले, अब प्रेजेंट टाइम का जो इंडिया है, जब कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब भी कंबाइंड थे, इंडिया में इंक्लूडेड थे। तो क्या एरिया और भी ज्यादा एक्सपेंडेड था। तो यहाँ का जितना भी वेस्ट लैंड इनके अकॉर्डिंग था, जो अनप्रोडक्टिव लैंड था, उसको क्या किया इन्होंने? उसको सबको क्या वेरियस पार्ट को एक एक एरिया बांट दिया कि नहीं, अब इनको क्या कल्टीवेशन होगा इन एरियाज पे, अब इसको वेस्ट लैंड के तौर पे नहीं रखा जाएगा, यानी कि ग्रेजिंग पर्पस से इनको नहीं रखा जाएगा। पेस्चर्स वो यूज कर रहे थे, अरे गेटिंग, उनको पेस्चर्स यूज कर रहे थे, वहां पे ग्रेजिंग कर रहे थे उनके डोमेस्टिक एनिमल्स। तो क्या कर रहे थे वो? उनके अकॉर्डिंग ग्रेजिंग हो रही थी, वो अनप्रोडक्टिव लैंड था। अब प्रोडक्टिव कैसे होगा? जब तक कि उस पर कल्टीवेशन नहीं होगा क्रॉप्स का। तो जितने भी इंडिया के वेरियस पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में जितने भी वेस्ट लैंड थे सबको ही ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? प्रोडक्टिव लैंड में। दैट मीन्स कल्टीवेटेड लैंड के थ्रू पे। मिड 19 तक ये पूरे इंडिया में इन्हें अपना रूल्स, इस रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वेस्ट लैंड रूल्स इन्होंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग सारे वेस्ट लैंड को ही प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट कर दिया और कुछ सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स के हाथ में इन लैंड्स का कल्टीवेशन दे दिया, यानी कि उस लैंड की जो प्रॉपर्टी थी, ओनर्स थे, वो कौन थे? सिलेक्टिव लोग थे।
These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands. Some of them were made headmen of villages in the newly cleared areas. क्योंकि क्या थे, ये ग्रेजिंग लैंड थे ना, वेस्ट लैंड थे ये, तो इनको क्या कन्वर्ट किया गया था किसमें, कल्टिवेटेड लैंड में। तो अब ये न्यू फॉर्म हुआ था लैंड एरियाज को। तो जिन इंडिविजुअल्स की होल्डिंग ओनर्स बनाए गए थे वो मैक्सिमम क्या थे, वो हेड थे किसी पर्टिकुलर विलेज के, और उनको इसका ओनर बना दिया था और क्लीन किया गया था, क्योंकि ये एरिया, ये तो फॉरेस्ट एरिया था, ये या ग्रेजिंग एरिया था। मतलब मीन्स क्या था, ये अनकल्टिवेटेड एरिया से, कल्टिवेटेड एरियाज हुआ तो पर्टिकुलर सेलेक्टेड लोग इसके लिए अपॉइंटेड कर दिए कि हाँ ये आपके अंडर में है, और उनको अथॉरिटी दे दी कि आप इस लैंड के पीस ऑफ लैंड पे आप इस पे क्या कर सकते हैं, कल्टिवेशन कर सकते हैं। और उनको बहुत ज्यादा कंसेशंस मिलने लगे, इनकरेज किया गया कि आप इस लैंड पे रहिए, सेटलमेंट अपना बनाइए, मीन्स आप इसके ओनर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको उस लैंड का प्रोडक्शन चाहिए था, कल्टीवेशन होगा तभी तो प्रोडक्शन मिलेगा उनको। तो क्या ओनर्स बना दिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को, कुछ सेलेक्ट कर लिए गए। और मैक्सिमम कौन होते थे, ज्यादातर से क्या किया, उनको हेड कर दिया, विलेजेस के जो हेड होते थे, हेडमैन होते थे, उनको ही सिलेक्ट करते थे। In most areas, the lands taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists. So, expansion of cultivation inevitably meant the decline of pastures and the problem for pastoralists. ऑब्वियस बात है कि जितना भी एरिया था, मैक्सिमम एरिया क्या था, वो ग्रेजिंग लैंड से तो कन्वर्ट हुआ था कल्टिवेटेड लैंड पे। तो कौन सफर कर रहा था इसमें, पैस्टोरलिस्ट थे, जो इस पे डिपेंडेंट थे, यानी कि उनके जो पैस्चर्स थे, यानी कि ग्रेजिंग लैंड्स थे, जिन पे उनके डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंडेंट थे, वो उनसे ले लिया गया था। तो मैक्सिमम क्या एक्सपेंशन किसका हुआ, कल्टीवेशन लैंड का। और कौन ओनर बने, जो इंडिविजुअल्स जिनको सेलेक्ट किया गया था, किसके हाथ से ले लिया गया, पैस्टोरलिस्ट के हाथ से वो एरिया ले लिया गया और उसके ओनर बना दिए गए न्यू इलेक्टेड, यानी न्यू सिलेक्टेड जो इंडिविजुअल्स थे, मैक्सिमम क्या थे, हेडमैन ऑफ द विलेजेस, उन लोग को ही वो ओनरशिप दे दी गई उस लैंड की। और जो पैस्टोरलिस्ट थे, इस तरीके से उनको क्या हुआ, एक तरह से साइड लाइन कर दिया गया, उनसे उनका एरिया ही ले लिया गया, पैस्चर्स ही ले लिए गए। सेकेंडली, फर्स्टली देख लिया हमने, सेकेंडली बाय द मिड 19th century various forest acts were also being enacted in the different provinces में फॉरेस्ट लॉज बनाए गए, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया। जब फॉरेस्ट लॉज बनाए तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर किस पे पड़ा, इन्फ्लुएंस किस पे पड़ा, कौन अफेक्टेड हुए, पैस्टोरलिस्ट में। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, पैस्टोरलिस्ट किस पे डिपेंडेंट थे, ये फॉरेस्ट लाइन पे, क्योंकि अपने एनिमल्स की ग्रेजिंग इन्हीं एरियाज में कराते थे। तो जब फॉरेस्ट एक्ट बना तो उसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ा इनकी लाइफ पे। Through these acts, some forests which produce commercially valuable timber like deodar or sal were declared reserve, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया गया था फॉरेस्ट का, कुछ एरिया जो कुछ फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया था, कुछ को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कर दिया था, कुछ को विलेजेस के फॉरेस्ट कर दिया था। जो रिजर्व फॉरेस्ट थे जिसमें मैक्सिमम क्या थे, देवदार और साल, एक ट्रीज के नेम है जो बहुत ही ज्यादा, जिनका टिम्बर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही गुड क्वालिटी का होता है। तो जिस फॉरेस्ट एरिया में ये ट्रीज के एक्यूमुलेशन पाया जाता था, उनको क्या कर दिया, उनको रिजर्व फॉरेस्ट के नाम दे दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट मीन्स अब उसमें कोई भी विलेजर्स विदाउट द परमिशन नहीं एंटर कर सकता, वो उनकी एंट्री बंद है, यानी कि उनके लिए प्रोहिबिटेड एरियाज हो जाते हैं। देवदार और साल की ट्री जो है वो कमर्शियल पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीज है। तो जब ये इंपॉर्टेंट ट्रीज है तो इनके जो फॉरेस्ट है सबसे पहले उनको ही रिजर्व फॉरेस्ट में करा कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। क्यों, क्योंकि ये टिम्बर उनको अपने एनरिच करना था, किसको, अपने ब्रिटेन को। तो क्या ये एक्सपोर्ट हो रहा था मैक्सिमम टिम्बर, तो उनको वहां चाहिए, तो ये रिजर्व कर देगी ताकि यहाँ पे जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल विलेजर्स हैं, वो एंट्री ना कर पाए, वो इस टिम्बर का यूज ना कर पाए। ओके, ये आपके क्या फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट थे। देन नो पैस्टोरल्स वर अलाउड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट
other forests were classified as protected forest. अब क्या था, ये तो रिजर्व फॉरेस्ट थे जिसमें की एंट्री ही नहीं थी, परमिशन ही नहीं थी जाने की। दूसरी जो कैटेगरी थी वो कौन सी थी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की थी। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट्स वर सीवियरली restricted. Their colonial officials believed that grazing destroyed the saplings and young shoots of trees that germinated on the forest floor. अब ये रिजर्व में तो एंट्री थी नहीं, बट जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उसमें कुछ राइट दिए गए थे, कुछ कस्टमरी राइट दिए गए थे पेस्टोरल्स को अपनी ग्रेजिंग करा सकते हैं, बट क्या विदाउट परमिशन नहीं था, वो भी उनको परमिशन लेना पड़ता था, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, बिना परमिशन के अगर जाते हैं वो एंट्री करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी तो क्या उनको पनिशमेंट मिलती। दैट्स वाई क्या उनको परमिशन लेना पड़ता था, क्योंकि जो कॉलोनियल रूल थे उनके अकॉर्डिंग था, उनके रूलर्स के मानना था कि ऑफिशियल्स का बेसिकली मानना था कि जो ग्रेजिंग कराते हैं इससे क्या, इससे जो यंग जो सैम्पलिंग्स होती हैं, सैपलिंग्स जो है पैस्चर्स की वजह से, एनिमल्स की वजह से, ग्रेजिंग करने की वजह से वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। इसी की वजह से जो न्यू बॉर्न होते हैं ट्रीज, उनका क्या प्लांट्स का उसका सही से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि अपने इस एरिया में जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है उसमें भी एंट्री लें ग्रेजिंग के लिए, क्योंकि वो अपना उनका एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा था, वो फॉरेस्ट के कवर भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे। The herds trampled over the saplings and munched away the shoots. This prevented new trees from growing. Okay. These forest acts changed the lives of pastoralists. They were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. अब फॉरेस्ट जब रूल बना तो पैस्टोरलिस्ट पे ही मैक्सिमम क्या है, उनके तो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पैस्टोरलिस्ट के बने थे वो डिफर थे, वो तो एक जगह थी कि उनको वेस्टलैंड जो थे उनके जो ग्रेजिंग लैंड थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया था कल्टिवेटेड लैंड में, उनसे वो एरिया ही ले लिया गया, उनके पैस्चर्स ही ले लिए गए। सेकेंड वन, जब फॉरेस्ट के लॉज बने तो उसका भी डायरेक्टली कौन अफेक्टेड हुए, पैस्टोरलिस्ट में। क्यों, क्योंकि उनकी हर्ड्स जो थे वो जाके ग्रेजिंग करते थे। जब ग्रेजिंग लैंड, क्योंकि अब क्या था, जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री नहीं थी। ओके, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उसमें भी उनको परमिशन लेके जाना पड़ता था। लेटर ऑन उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने लगे, क्योंकि उनको लगता था ऑफिशियल्स को कि वो लैंड जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है, ग्रेजिंग करने की वजह से वो लैंड डिस्ट्रॉय है और न्यू जो ट्रीज की ग्रोथ नहीं हो पा रही प्रॉपर, तो उनके लिए फिर क्या क्या उनको उसमें भी जाने से परमिशन नहीं दी गई। तो डायरेक्टली इफेक्ट किसकी लाइफ हो रही थी, पैस्टोरलिस्ट की हो रही थी। अब क्या था इन फॉरेस्ट में, क्योंकि मैक्सिमम क्या था, पहले तो ये लोग बहुत ही ज्यादा फ्री थे कि पूरा फॉरेस्ट इन्हीं का एरिया है, कोई पूछने वाले नहीं था, सारा एरिया ग्रेजिंग करे, चाहे उसका प्रोडक्ट जितने भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते वो सब भी वो यूज करते थे, अपने यूज करते थे, उसकी ट्रेडिंग भी करते थे, फ्री थे वो हर चीज ट्रेडिंग करने के लिए, उसका प्रोडक्ट यूज करने के लिए। बट जब कॉलोनियल रूल्स ने जो लॉज बनाए तो अब उन पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए, अब वो प्रोडक्ट भी वहां से नहीं ले सकते थे, ना कैटल उनके जो थे, जो कैटल उसकी ग्रेजिंग करते थे, जो उसको यूज करते थे, अब कैटल की एंट्री ही पॉसिबल नहीं थी। तो सारा क्या था इफेक्ट, उनकी लाइफ डायरेक्टली अफेक्टेड हो रही थी। Even in the areas they were allowed entry, their movements were regulated. They needed a permit for entry. The timing of their entry and departure was specified, and the number of days they could spend in the forest was limited. बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, क्योंकि उनको परमिट लेनी पड़ती थी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एंट्री करने के लिए, पर बिना परमिट के वो एंटर नहीं कर पाते। तो वो परमिट क्या थी, वो उनको टाइम स्लॉट दिया जाता था कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही जा सकते हैं, और डेज भी अलॉटेड थे, ये नहीं कि किसी दिन भी चले गए, परमिट बन गया है तो वो कभी भी जा सकते हैं, नहीं, परमिट बना भी था तो उसमें भी उनके डेज अलॉटेड थे कि हाँ इन दिन ये जा सकते हैं, 2 डेज जा सकते हैं वीक में, या 3 डेज जा सकते हैं, और साथ में उनके टाइम स्लॉट भी थे, ये नहीं कि गए हैं ग्रेजिंग कराने के लिए तो वापस ही नहीं आ रहे, नहीं, उनकी टाइम लिमिट थी कि आपको इतने आवर्स वहां पे स्पेंड करना और उसके बाद आपको वो वैकेंट करना एरिया,
यानी कि आप ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकते फॉरेस्ट में। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाए गए थे और जो फॉलो नहीं करता था उसको पे भी करना पड़ता था। उनको क्या था, उनको पनिशमेंट मिलती थी, पे करना पड़ता था उनको चार्जेस। Pastoralists could no longer remain in an area even forage was available. The grass was succulent and the undergrowth in the forest was ample. Pastoralists ऐसा नहीं था कि वहाँ पे फॉरेज एरिया ही नहीं था, वहाँ पे उनके पास ग्रास लैंड ही नहीं थी, वो उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी ग्रेजिंग की। नहीं, ऐसा नहीं था, वो उनके पास एम्पल लैंड था क्योंकि फॉरेस्ट एरिया था प्रोटेक्टेड में। उनके पास अगर ग्रेजिंग करवाते अपने एनिमल्स की तो पॉसिबल था उनके लिए, बट क्या रिस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा लगा दिए गए थे कि वो ग्रेजिंग लैंड अवेलेबल होने के बावजूद भी वो यूज नहीं कर पा रहे थे। यानी कि पैस्टोरलिस्ट बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट थे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे उसको फॉलो करने के, अदरवाइज उनको पनिशमेंट मिल रही थी। They had to move because the forest department permits that had been issued to them now ruled their lives. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे परमिट्स के अकॉर्डिंग उनको उसे फॉलो करना था। परमिट में जो जितने टाइम लिखा है, जो डेट लिखी है, जो डेज लिखे हैं, जो अलाउड हुआ है, उससे वो मूव नहीं कर सकते। वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइवलीहुड गुजार रहे थे, यानी कि लाइफ गुजार रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ही अपने टाइम सेट कर रहे थे कि हाँ, अपने अकॉर्डिंग नहीं था कि हमें जब समझ में आए तब चले जाए, नहीं, वो जो परमिट थी उसके अकॉर्डिंग ही उनको चलना था, अपनी लाइफ गुजारनी थी। The permit specified the periods in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines. The same thing I have said to you. They distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in villages, and pastoralists who changed their places of residence every season, moving in search of good pastures for their herds. अब क्या था, जो थर्ड था, फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड क्या, जो ये सब डिफिकल्टीज आ रही थी, किसको आ रही थी, पैस्टोरलिस्ट को आ रही थी, जिनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉलोनियल रूलर्स ने बनाए थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या कहता है, सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल का क्या था, वो क्या मूव करते थे एक जगह से दूसरे, सीजनल चेंजेस लेते थे, सीजनल मूवमेंट होता था, सीजन के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, एंड विद देयर हर्ड्स। ऐसा नहीं था कि हर्ड्स को छोड़ देते, क्यों, क्योंकि उनकी जो लाइफ डिपेंड किस पे करती थी, अपने हर्ड्स पे थी। जिस भी रीजन में रहते थे, जो उसके जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको साथ लेके जाते। सीजन चेंज हुआ तो उनको मूवमेंट करना पड़ता था अपने हर्ड्स के साथ, क्यों, क्योंकि वहां पे जिस एरिया में वो सेटल थे वहां पे ग्रेजिंग लैंड अवेलेबल नहीं होता उस टाइम, तो उन्हें मूव करके दूसरी जगह सेटल होना पड़ता था। दैट्स वाई कि, और वो सब अपने अपने क्राफ्ट में भी कहीं ना कहीं इंगेज रहते थे। वो क्राफ्ट भी क्या, वहां पे उसकी भी वैल्यू लेते, जिस जिस एरिया में पास ऑन होते थे, जहां से मूव करते थे, वहां उसकी वो ये एक्टिविटीज वहां पे भी प्रॉपरली करते चलते थे, यानी कि उसकी वैल्यू वहां से भी लेते चलते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इन सब चीजों पे लॉस बनाने से इनकी पूरी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो टोटली अफेक्टेड हुई। The colonial government wanted to rule over a settled population. They wanted the rural people to live in villages in fixed places with fixed rights on particular fields. Such a population was easy to identify and control. कॉलोनियल रूल जो थे उनको नोमैड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। क्यों नहीं पसंद थे, क्योंकि उनका मूवमेंट होता रहता था, वो कभी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो उनके अपने डिमांड्स थी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो कोई भी रूल्स मानते ही नहीं थे। बट जब कॉलोनियल रूलर्स आए तो उनको लगा कि नहीं, इनका एक पर्टिकुलर सेटलमेंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए सेटलमेंट, ताकि इनका ये एक एरिया हो, उस एरिया में सेटल डाउन हो और वहां पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें। क्यों करें, क्यों चाहते थे ऐसा, क्यों, क्योंकि ऐसा करने से एक कंट्रोल बनता है, एक उनकी बाउंड्री बनेगी कि जहां पे वो उनको रहना है, ओके, वहीं पे वो एक्टिविटीज करेंगे, तो उनको कंट्रोल करना भी इजी हो जाएगा।
ओके अगर वो फॉरेस्ट टहलते रह रहे हैं, मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो क्या उनको कंट्रोल करना, उन पे क्या, उनको पहली बात है उनको उनसे कुछ करवाना है, उनको कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताने, तो वो भी मुश्किल पड़ा, डिफिकल्ट पड़ रहा था उस टाइम पे। और उनको कंट्रोल, उनको अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या मानते नहीं थे और दूसरी जगह मूव करके चले जाते थे, तो क्या कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अगर एक एरिया में एक फिक्स एरिया होगा, उनका एक फिक्स सेटलमेंट होगा, तो वो वहीं रहेंगे, वहीं पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहीं करेंगे, वहीं सेटल डाउन रहेंगे, तो उन पे कंट्रोल करना किसी का भी बहुत आसान हो जाए। इसी वजह से वो चाहते थे कि वो एक जगह फिक्स रहे और ताकि उन पे हम अपना कंट्रोल कर सके। जैसे हम रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, एक जगह रहेंगे तो हम उनसे वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनवा सकते हैं। Those who were settled were seen as peaceable and law-abiding. Those who were nomadic were considered to be criminal. क्योंकि उनको जो भी सेटल थे, जो विलेजेस में रहते थे, अब उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट अपना कर लिया कि हाँ ये विलेज मेरा है, यहीं पे हम रहेंगे और यहीं पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, तो वो पीसफुली रहते थे। बट जो अभी भी उस टाइम भी कहते हैं, कुछ लोग तो हो गए सेटल डाउन हो गए, उन्होंने फिक्स अपना सेटलमेंट कर लिया, और कुछ थे नोमैड की तरह क्या मूव करते रहते थे, सीजनल चेंजेस करते रहते थे अपने मूवमेंट में, तो वो क्या कहलाया, क्रिमिनल्स के नाम। क्यों? क्योंकि वो लॉज नहीं माने, जो लॉज नहीं मान रहा, जो अगेंस्ट है गवर्नमेंट की, तो ऑब्वियस बात है क्या कहा जाता है, उनको क्रिमिनल कहते हैं। वो मान ही नहीं रहे बात, उनको कंट्रोल करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा, तो उनको एक कैटेगरी दे दी, कह दिया कि नहीं अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं, क्रिमिनल्स हैं, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मान रहे हैं। In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act. फाइनली 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसका नाम क्या दिया, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए था, स्पेशली जो उनके अनकंट्रोल थी, जो उनके लॉज नहीं मान रही थी, उनके लिए एक लॉ पास कर दिया, एक एक्ट पास कर दिया। By this act, many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal tribes. They were stated to be criminal by nature and birth. क्यों कहा? क्योंकि ये कुछ कम्युनिटीज जो मान गई थी, वो पीसफुली एक जगह फिक्स सेटलमेंट के साथ रह रही थी, पीसफुली रह रही थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो नहीं मान रहे थे, वो भाग रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, उसमें क्या थे, क्योंकि ये पैस्टोरलिस्ट थे, तो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेडर्स भी थे, वो क्राफ्टमैन भी थे, तो क्या ये सारे अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। बट क्या है, इन सभी को एक कम्युनिटी में डाल दिया गया, जिसको कहा गया कि क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। ये ट्राइब्स का एक अलग से नाम दे दिया कि ये इस जो नहीं मान रहे रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको सेपरेट कर, सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया कि हाँ ये अब ये ट्राइब्स जो है क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से जाने जाएंगे। Once this act came into force, these communities were expected to live only in notified village settlements. They were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. जैसे ये एक्ट पास हुआ, तो जो कुछ कम्युनिटी, जो कम्युनिटीज थी, उन्होंने क्या किया, उनको एक पर्टिकुलर, एक सिलेक्टेड था कि ये विलेज आपका सेटलमेंट है, नोटिफाई कर दिया गया कि ये आपका विलेज है, आप इस विलेज को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ओके, कम्युनिटीज पे कर दिया कि ये आपका विलेज है, ये आपका सेटलमेंट एरिया है, आप इस बाउंड्री को, विलेज की बाउंड्री को छोड़ करके नहीं जाएंगे विदाउट एनी परमिशन। अगर जाना है तो आपको परमिट लेना होगा, और इसके लिए पर्टिकुलरली इस पर्पस के लिए पुलिस भी इनएक्टेड थी, उनको भी मिला था परमिशन, उनको भी दिए गए थे एक्ट की, वो आप इस पे नजर रखेंगे, यू हैव टू लुक आफ्टर देम कि ये कहीं और ना जाए, इनकी बाउंड्री है, ये यहीं पे रहेंगे, तो एक उन पे क्या, एक चेकआउट कर दिया गया। नेक्स्ट वन है, टू एक्सपैंड इट्स रेवेन्यू इनकम, द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। अब क्या था, ये तो ग्रेजिंग लैंड से क्या कर दिया इन्होंने, कल्टीवेटेड लैंड कर दिया। कल्टीवेशन के क्या था इनका कि जितना क्रॉप का कल्टीवेशन हो, इतना ज्यादा ही रेवेन्यू का कलेक्ट कर पाएंगे। अब क्या, जितने भी लोग थे, अब क्या
कॉलोनियल रूल्स के में क्या अलग अलग लॉज बनाए, उसमें क्या विलेजेस भी सेटलमेंट, जितने नोमैड से पैस्टोरलिस्ट उनको भी कह दिए नहीं, आप अपने अपने सेटलमेंट फिक्स सेटलमेंट कर दीजिए ताकि आपका एरिया क्लियर हो, फिक्स हो, आपको वहीं उसी एरिया में उसी बाउंड्री में रहना है। अब कहीं आना जाना है, कहीं बाहर जाना है तो विदाउट परमिशन आपको नहीं जाना, ताकि उन पे कंट्रोल कर सके। ओके, अब क्या था, अब ये जो एक्टिविटीज करते थे, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे ये कम्युनिटीज, उनसे क्या टैक्स लिया जाता था, सोर्स था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कोई भी टैक्स कलेक्ट करने का कोई भी सोर्स अपने हाथ से निकलना नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी मैक्सिमम जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं तो थ्रू द टैक्स, तो वो हम इन कम्युनिटीज से भी निकलवा लें। सो टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन लैंड, on canal water, on salt, on trade goods, and even on animals. Pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pastures. In most pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in the mid-19th century. अब जो टैक्स इम्पोज हुआ था किस चीज पे था, जितना भी ग्रेज, जो उनका कल्टीवेटेड लैंड था, जो उनके पास लैंड की होल्डिंग्स थी, उस पर उनको टैक्स देना था। जो वाटर के, जो कैनाल का जो वाटर आता था, सप्लाई आती थी, चाहे उनके लैंड पे आए एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज से ले, उस पे उनको टैक्स देना था। जो सॉल्ट दे यूज करते थे उस पे देना था, और जो ट्रेडिंग करते थे जिन जिन गुड्स पे, उस पे का था। इवन जो इतने भी एनिमल्स थे उनके पास, कि पैस्टर्स थे तो एनिमल्स थे, उस पे भी इनको टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट पे। और जितने नंबर्स होते थे एनिमल्स के, उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना। जिसके पास ज्यादा नंबर्स हैं उनको ज्यादा पे करना, डिपेंड करता था कि नंबर कितने, हर एनिमल्स का उनको अलग अलग पे करना पड़ता था। ओके, और साथ में क्या था, क्योंकि क्या था, जितने भी पैस्चर लैंड थे उनके ग्रेजिंग के लिए, उसके एरिया पे भी, क्योंकि ऑब्वियस बात है उनके पास ऐसा नहीं था कि इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था, उनके पास कोई भी एनिमल्स नहीं थे, एनिमल्स थे, जिस लैंड पे करते थे वो ग्रेजिंग करते थे, उनको भी क्या करता था, उनको टैक्स देना पड़ता था। तो क्या ये मैक्सिमम जिस तरीके से जो वेज थे इनके पास टैक्स कलेक्ट करने के, क्योंकि उनको अपना रेवेन्यू का कलेक्शन इंक्रीज करना था, तो टैक्स के थ्रू इन कम्युनिटीज से क्या कर रहे थे, वो डायरेक्ट टैक्सेस ले करके अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे थे। The tax per head of cattle went up rapidly and the system of collection was made increasingly efficient. In the decades between the 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out to the contractors. अब ये क्या था, टैक्स क्या था, टैक्स बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, क्योंकि टैक्स पहले ले ही नहीं रहे थे इन कम्युनिटीज से। अब क्या कम्युनिटीज सेटल डाउन हो चुकी थी, तो अब इनसे हर स्फेयर में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जहां जहां ये टैक्स पे कर सकते थे, हर उन एरिया से इनसे टैक्सेस लिए जा रहे थे। अब ये टैक्स जो है बहुत ही कलेक्शन जो हुआ था टैक्स का, बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ था, बहुत ही रैपिड ग्रोथ होने लगा। अब इनके लिए क्या कि इनको कलेक्शन जो करा जाता टैक्स का, वो कौन करता था, डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ पास नहीं जाता, कॉन्ट्रैक्टर्स रखे जाते थे जो इन कम्युनिटीज से टैक्स ले करके गवर्नमेंट को, स्टेट को हैंड ओवर करते थे। ओके, तो अलग से एक अपॉइंट कर किया गया था कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो इन कम्युनिटीज से टैक्स लेते थे और वो पास ऑन करते थे किसको, स्टेट को। These contractors tried to extract as high a tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within the year. अब ये कॉन्ट्रैक्टर का मैक्सिमम क्या एफर्ट था, कॉन्ट्रैक्टर थे ही, क्योंकि उनका क्या मिट में थे, उनको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना था, कहाँ से, टैक्स कम्युनिटीज से करना था, कम्युनिटीज से एक्सट्रैक्ट कर देते, टैक्स लेते थे और वो स्टेट गवर्नमेंट को पास ऑन करते थे और उस पर इनको प्रॉफिट मिलता था। ये विद इन अ ईयर इन्होंने बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज की थी अपना प्रॉफिट लेने में। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे तो उनको ऑब्वियस बात प्रॉफिट मिल रहा था, तो जितना वो टैक्स ले रहे थे कम्युनिटीज से उतना ही प्रॉफिट वो गेन कर रहे थे। तो ये मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन किससे कर रहे थे, कम्युनिटीज कर रहे थे कि हम मैक्सिमम उन कम्युनिटीज से ले लें टैक्स, ताकि हमारा गेन हो, हमारी प्रॉफिट हमारी बढ़ती जाए। By the
By the 1880s, the government began collecting taxes directly from the pastoralists. Each of them was given a pass. अब क्या था, पहले तो कॉन्ट्रैक्टर रखे थे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, बाद में लेटर ऑन उनको रियलाइज हुआ कि ये मीडिएटर जो है हटा दिया जाए, डायरेक्ट टैक्स अब कम्युनिटी से कौन ले रहा था, 1880s तक आते आते अब डायरेक्ट जो टैक्सेस थे वो स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी। अब उनको एक पास दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना होता था। To enter a grazing tract, a cattle herder had to show the pass and pay the tax. The number of cattle heads he had and the amount of tax he paid was entered on the pass. अब जो पास दिया गया था किस पे, उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना होता, तो इनको पास दिया गया था कि ग्रेजिंग लैंड पे अपने जो हर्ड्स हैं उनको लेके जा सकते हैं ताकि वो ग्रेजिंग कर ले। इस पे उनको क्या पे करना, टैक्स कैसे पे करते, जितने हेड्स होते थे मीन जितने एनिमल्स होते थे और जितनी देर तक की वो करते थे ग्रेजिंग, उसके अकॉर्डिंग वो तय किया जाता था कि उनको कितना पे करना है टैक्स। और ये सब चीज एंट्री होती थी उस पास में, जो पास उनके पास होता था ना, जो पास दिया जा गया था उनको, जिसपे उनको एंट्री परमिशन मिलता था, परमिट मिलता था, उसमें सबकी एंट्री भी होती थी कि हाँ इतने हर्ट्स जाएंगे, इतने ग्रेजिंग लैंड को पे यूज करेंगे और कितनी देर तक करेंगे तो इनको इतना टैक्स देना पड़ेगा, हर चीज की एंट्री होती थी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कॉलोनियल रूल में क्या था, पैस्टोरलिस्ट की जो लाइफ थी, एक्चुअल लाइफ क्या थी, कौन कौन से उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कौन से लॉज बनाए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी कैसे अफेक्टेड हुई पैस्टोरल्स की लाइफ। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक।